तो कंपाउंड मोटर को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। देखिए, अभी तक हम लोगों के पास तीन तरह का डीसी मोटर है। सबसे पहला है डीसी शंट मोटर, ठीक है। दूसरा है डीसी सीरीज़ मोटर और लास्ट है हम लोग का कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी शंट मोटर के बारे में समझते हैं और कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, डीसी शंट मोटर, यहाँ पे ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग जो यूज़ करते हैं ये हमेशा शंट में यानी पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये है हमारा एक आर्मेचर और ये कार्बन ब्रश है और इसमें अपना एक फील्ड रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग के कारण। और यहाँ से ये पैरेलली मान लेते हैं इसका अपना रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे हमारा है फील्ड का वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा आई ए यानी आर्मेचर करंट होगा, यहाँ से हमारा आई एफ यानी फील्ड करंट होगा। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है यानी आर एफ बोलते हैं इसको, फील्ड रेजिस्टेंस। और यहाँ पे इस वाइंडिंग के कारण हमारे यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। यहाँ पे हमारा बैक ईएमएफ होगा और ये मोटर जो होगा हमारा लोड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं टी जी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 इंटू आई ए, और ये एक पर्टिकुलर स्पीड यानी ओमेगा स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा। और ये है हमारा टर्मिनल जहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे। वी मान लेते हैं, वी वोल्टेज हम लोग इसमें सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस शंट मोटर में होता क्या है, ये जो आई एफ का वैल्यू होता है, ये जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है ये इस टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है। यानी यहाँ से मान लेते हैं ये यहाँ से हमारा कुछ एम्पियर करंट फ्लो हुआ, आई एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो ये आगे जाके डिवाइड हो गया किसमें, आई एफ में और आई ए में। और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। यहाँ पे जो ये वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो होता है हमारा बहुत ही थिन वायर का होता है, ठीक है। थिन वायर का इसलिए होता है क्योंकि आई एफ का जो वैल्यू होता है एज़ कम्पेयर टू आई ए, यानी आई एफ का जो वैल्यू होगा एज़ कम्पेयर टू आई ए बहुत ही स्मॉल होता है आई ए से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारा स्मॉल करंट है, यानी फील्ड वाइंडिंग में जो करंट का वैल्यू होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे जो इसका डायमीटर होगा यानी थिन वायर का, इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक बेसिस पे, यानी यहाँ पे जो हमारा आई एफ का वैल्यू होगा ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। आई एफ कांस्टेंट यानी फ्लक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए, अभी आपको पता है कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट, ठीक है। जहाँ पे हमारा फ्लक्स जो हो गया कांस्टेंट हो गया क्योंकि यही सप्लाई करंट जो है इसी के अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस बेसिस पे हमारा यहाँ पे वाइंडिंग रहेगा उस बेसिस पे हमेशा इसमें क्या होगा, फ्लक्स यानी आई एफ का जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट होगा। आई एफ वैल्यू कांस्टेंट यानी हमारा फ्लक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टॉर्क यानी टॉर्क जो कि न्यूटन मीटर में होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर वर्सेस आई ए यानी आर्मेचर करंट, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा क्या बनेगा, इसका जो लोड ग्राफ बनेगा ये लीनियर बनेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा टॉर्क और आर्मेचर के बीच का। अब देखिए, आपको एक रिलेशन अभी पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पावर इक्वल टू क्या होता है, यानी मैकेनिकल पावर इक्वल टू होता है टॉर्क यानी जनरेटेड टॉर्क इनटू स्पीड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड को मैंने ओमेगा से डिनोट किया था, यहाँ पे ओमेगा यानी रेडियन पर सेकंड में स्पीड है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं पावर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। पावर कांस्टेंट होगा तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिलेगा, यहाँ से हमारा पावर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, टॉर्क जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/स्पीड, यानी टी जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा लिखे या फिर एन लिखे, दोनों केस सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये होगा हम लोग का टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच में, स्पीड यानी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यही ग्राफ
इसमें ड्रॉ करूँ, ये टॉर्क तो है ही हम लोग का एक्सिस, टॉर्क एक्सिस है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, आर्मेचर है, तो आर्मेचर की जगह एक और मान लेते हैं ओमेगा, यानी नीचे में ओमेगा मान लेते हैं, यानी टॉर्क वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ था ये था हम लोग का ये वाला। तो ये वाला अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह से, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट आया ये हम लोग का होता है मोटर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, यानी ये हम लोग का हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पावर को कांस्टेंट माना है, अगर हम लोग यहाँ पे इस पावर को पी मैक्स यानी मैक्सिमम पावर मान लेते हैं, मैक्सिमम पावर इक्वल टू यही होगा फॉर्मूला, बस हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एक बार हमारा पावर कांस्टेंट था तो हम लोग को ये ग्राफ मिला इस रिलेशन से। अब हम लोग मान ले रहे हैं पावर जो है हम लोग का मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो हम लोग का टॉर्क भी मैक्सिमम होगा और स्पीड भी हम लोग का मैक्सिमम होगा। तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा इस पर हमारा क्या होगा, रेटेड आर्मेचर करंट हो जाएगा, और स्पीड भी है तो हमारा एक और रेटेड स्पीड भी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे रेटेड टॉर्क। तो ये है हमारा शंट मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और शंट मोटर में आपका फ्लक्स जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका जो टॉर्क होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईए पे, और आईए पे कांस्टेंट होगा, यानी ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से जो लोड बनेगा ये हमेशा ग्राफ जो बनेगा ये लीनियर बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का एक और ग्राफ है शंट मोटर के लिए, ये है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। इसमें देखिए, अभी आपको पता है कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईए के, ठीक है, यानी आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो रिलेशन है हम लोग के पास ये है टॉर्क इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या फिर 1/n या फिर 1/ओमेगा, यानी रेडियन पर सेकंड में तो रेडियन पर सेकंड में, आरपीएम में तो आरपीएम में, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका कर्व कैसे बनेगा, ये मान लेते हैं हमारा स्पीड है, ठीक है, यानी ये स्पीड है, और ये जो कर्व है हमारा, ये जो लाइन है नीचे का, ये है हमारा आईए, ठीक है, आईए यानी आर्मेचर करंट। अब देखिए ये शंट मोटर है, तो शंट मोटर यानी हमारा जो फ्लक्स होगा ये क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट यानी टॉर्क जो होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईए के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और रिलेशन आपको पता है, स्पीड जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे शंट मोटर के लिए फ्लक्स जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट यानी स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हमारा क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट स्पीड हो गया मोटर का। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन से टॉर्क जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईए पे, तो अगर हम लोग आईए को इंक्रीज़ करेंगे तो टॉर्क हमारा इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब हमारा टॉर्क इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे स्पीड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये इसके बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्टेन हो रहा है जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं उस बेसिस पे, ठीक है। और इस चीज़ को यानी इस पूरे रिलेशन को याद करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक यानी मोटरसाइकिल, तो उसमें जैसे मान लीजिए 5th गियर यानी 5 गियर का एक मोटरसाइकिल है, तो इस मोटरसाइकिल में टॉर्क का वैल्यू यानी जो टॉर्क होता है ये सबसे ज़्यादा हाई होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट गियर में, ठीक है। यानी फर्स्ट गियर एक ऐसा गियर है जहाँ पे टॉर्क जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी टॉर्क सबसे ज़्यादा हाई होता है, और जहाँ पे टॉर्क हाई होगा वहाँ पे स्पीड बहुत ही लो होता है, ठीक है, मिनिमम होता है स्पीड का वैल्यू। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी टॉर्क हाई होगा तो वहाँ पे हमारा स्पीड क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन तो यहाँ से याद हो गया, और यही रीज़न है कि फर्स्ट गियर में आप जैसे पहाड़ पे जाना है, आपको पहाड़ पे चढ़ना है बाइक से, तो आप हमेशा बाइक जो है फर्स्ट गियर में डालते हैं, उस बेसिस पे आपका टॉर्क जो होगा बाइक का इंक्रीज़ हो जाएगा। टॉर्क इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिक जो है बहुत ही ईजी वे में आपका बाइक जो है उस पहाड़ पे चढ़ जाएगा।
और फर्स्ट गियर में टॉर्क हाई है तो आपका गाड़ी का स्पीड जो होगा बहुत ही कम होता है, ठीक है। आप कितना भी एक्सेलेरेटर ले लीजिएगा आपका बाइक जो है स्पीड नहीं चलेगा। उसका एक रेटेड होता है जैसे 20-25 के स्पीड में चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा देते हैं तो उस पर फिर बाइक जो है नॉइज़ करेगा, ठीक है। वही सिचुएशन फिफ्थ गियर में हमारा जो टॉर्क होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन स्पीड जो होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। यानी जब हमारा स्पीड हाई होगा तो वहाँ पे टॉर्क कम होगा, और जहाँ पे टॉर्क हाई होगा वहाँ पे स्पीड हमारा कम होगा, ठीक है। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए। जितने भी बॉयज़ लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो उस बेसिस पे हम लोग ने ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया है शंट मोटर के लिए। यहाँ पे हम फ्लक्स कांस्टेंट था, उस बेसिस पे टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट के ऊपर। आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो हमारा टॉर्क घटेगा बढ़ेगा, टॉर्क घटेगा बढ़ेगा तो स्पीड हमारा घटेगा बढ़ेगा। इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इधर साफ जगह पे, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ये मान लेते हैं हमारा IA है यानी आर्मेचर करंट, और ये है हमारा स्पीड, ठीक है, यानी N, और एक कांस्टेंट होगा हमारा कांस्टेंट फ्लक्स के कारण। अब हम लोग यहाँ पे वेरी करेंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ पे आर्मेचर करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। इधर हमारा स्पीड है तो यहाँ पे मान लेते हैं 100 RPM, 200 RPM, 300, 400 और ये 500 RPM, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट का वैल्यू बहुत हाई है यानी IA = 5 है, ठीक है। आर्मेचर करंट हाई यानी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर है, आर्मेचर करंट का वैल्यू हाई है तो टॉर्क भी हमारा हाई होगा। अब टॉर्क हाई है तो अभी मैंने बताया कि जहाँ पे टॉर्क हाई होता है वहाँ पे स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो देखिए इस पॉइंट पे आर्मेचर करंट का वैल्यू, यानी इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे आर्मेचर करंट का वैल्यू हाई है लेकिन स्पीड का वैल्यू जो है ये कम है, ठीक है। स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे 300 RPM है, ठीक है। वही अगर आप इस पॉइंट पे यानी आर्मेचर करंट का वैल्यू अगर 3 एम्पियर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए स्पीड बढ़ गया ना, यहाँ पे ये 400 पे आके टच हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे टॉर्क हमारा कुछ वैल्यू होगा तो उस बेसिस पे हमारा स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इस वाले वैल्यू से। उसी तरह से और इधर आइएगा, ये 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर पे यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोजीशन मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा स्पीड और बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आर्मेचर करंट वर्सेस स्पीड, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज़ मोटर का कैरेक्टरिस्टिक। तो DC सीरीज़ मोटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोटर है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज के डेट में ट्रैक्शन में यानी इलेक्ट्रोमोटिव में। देखिए इसमें मैं सबसे पहले डायग्राम बताता हूँ। ये हमारा आर्मेचर है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा RA, और इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से हम लोग देंगे इसमें इनपुट वोल्टेज यानी V। ये है हमारा ये RA हो गया, यहाँ से बंद, यहाँ से चलेगा हमारा जो हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे IA, यहाँ से हमारा इसके थ्रू क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। उसके बाद फिर हमारा IA जो है यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए सीरीज़ मोटर में क्या होता है, अभी तक आपको पता है टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5 × IA, और यहाँ पे सीरीज़, ये हमारा सीरीज़ सर्किट बन रहा है तो सीरीज़ सर्किट में करंट सेम होता है, यानी जो IA यहाँ पे है वही IA यहाँ पे है, ठीक है ना। यानी फ्लक्स के लिए भी हमारा क्या है, सेम करंट है, यानी फ्लक्स में भी हमारा IA ही है तो यहाँ पे TG जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फ्लक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IA, क्योंकि फ्लक्स जो होता है ये I पे डिपेंड करता है और I का वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे IA, और पहले से भी हमारे एक और IA है तो यहाँ से हम लोग का टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है IA², ठीक है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि DC सीरीज़ मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है क्योंकि ये IA का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग के पास जो रिलेशन आया है टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA², इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं,
यानी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। ये हमारा टॉर्क है और ये हमारा आर्मेचर करंट है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये इसको और थोड़ा सा नीचे जाएगा ऐसे, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। यानी ये स्क्वायर का, यहाँ पे देखिए आर्मेचर करंट का वैल्यू जो है हम लोग का यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है। यानी 1 एम्पियर पे ही, यानी ये हमारा वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क देखिए बहुत ही हाई हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के बेसिस पे हमारा ये इस तरह से ग्राफ बना। अब यहाँ पे देखिए एक और रिलेशन है, टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बेसिस पे एक और हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा कर्व, टी हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली का क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। यानी जब हमारा टॉर्क हाई रहेगा, ठीक है, टॉर्क का वैल्यू जब हाई रहेगा तो वहाँ पे स्पीड का वैल्यू बहुत ही कम रहेगा, और उस बेसिस पे जब हमारा स्पीड का वैल्यू बहुत ही हाई रहेगा, यानी इस पॉइंट पे स्पीड का वैल्यू बहुत ही हाई है, मान लेते हैं 5000 आरपीएम है, ठीक है, 5000 नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं 1000 आरपीएम है, तो उस बेसिस पे हमारा टॉर्क का जो वैल्यू होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आप समझ सकते हैं खुद से, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उस बेसिस पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यानी टॉर्क वर्सेस स्पीड का कर्व है। अब हम लोग का एक और जो कर्व बचा है ये है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट यानी IA, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अभी मैंने बताया कि टॉर्क यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ω के। अभी आपको टॉर्क का वैल्यू पता है, सीरीज़ मोटर के केस में टॉर्क जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर पे है ना। तो इस टॉर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, IA स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब IA का वैल्यू निकालेंगे, यानी IA का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो 1/ω, यानी इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, आर्मेचर और स्पीड के बीच का जो है इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली फिर से हमारा क्या बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना है, सिंपली आप एक रिलेशन याद कीजिए, TG जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीरीज़ मोटर के लिए IA स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स φ × IA होता है। अब यहाँ पे सीरीज़ है तो फ्लक्स के लिए भी कंडीशन क्या होगा, IA ही होगा, यानी करंट का वैल्यू IA होगा, सेम हो, तो उस बेसिस पे IA स्क्वायर हो गया। अब आपको एक और रिलेशन याद रखना है, टॉर्क जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के, ये वाला रिलेशन हो गया। एक और आपको याद रखने का मन है तो इस पर आप याद कर सकते हैं कि स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स पे, ठीक है। क्योंकि ये सब रिलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो यही सब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, फिर समझने के लिए। अब देखिए अभी तक जो भी हम लोग ने पढ़े, यहाँ पे सीरीज़ मोटर मानते हैं और इधर हमारा शंट मोटर है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने ये दोनों मोटर पढ़ लिया है। तो शंट मोटर में क्या था, स्पीड जो था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था फ्लक्स के, ठीक है, फ्लक्स के। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव में कि अगर हमारा एक शंट मोटर है जो कि रन कर रहा है, यानी नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा है, और सडनली अगर उसका फील्ड यानी फ्लक्स जो है ये 0 हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हमारा फ्लक्स 0 होगा, यानी 1/0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब भी सडनली यानी अचानक से अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग ब्रोक करता है या फिर टूट जाता है, तो वहाँ पे हमारा स्पीड का जो वैल्यू होगा बहुत ही हाई हो जाएगा, ठीक है, यानी डेंजरसली हाई स्पीड हो जाएगा। उस बेसिस पे हमारा कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं रन अवे कंडीशन, ठीक है। तो ये शंट मोटर के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है, एक तरह से ये डेंजरस है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आए मोटर में, ठीक है, इस चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का फील्ड ओपन हो गया सडनली यानी 0 हो गया, वहाँ पे हमारा स्पीड बहुत ही हाई हो जाएगा। अब सीरीज़ के केस में देखिए, सीरीज़ के केस में क्या होता है, TG यानी टॉर्क जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर पे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में IA इक्वल टू क्या था हमारा, V - EB/RA, ठीक है। स्टार्टिंग में स्पीड जो है 0 है, यानी शाफ्ट का स्पीड जो होगा वो 0 होगा। स्पीड 0 है तो हमारा EB भी 0 होगा, क्योंकि EB का जब रिलेशन पढ़िएगा EB इक्वल टू होता है φ ZNP/60, ठीक है। यहाँ पे
ईबी जो है यानी बैक ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, यानी यहाँ पे हमारा स्पीड जीरो यानी स्टार्टिंग में शाफ्ट जो है जीरो है, यानी स्पीड जीरो है तो ईबी भी हमारा जीरो होगा, यानी ईबी जीरो। इसका मतलब आईए यानी आर्मेचर करंट इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ वी बाय आर ए, और आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईए यानी करंट का जो वैल्यू होगा एट स्टार्टिंग बहुत ही हाई होगा, और यहाँ पे जो हमारा टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईए के स्क्वायर के ऊपर। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि आईए का वैल्यू अगर 10 एम्पियर है तो यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा 100, ठीक है, यानी आईए का वैल्यू यहाँ पे 100 एम्पियर होगा। और इतना लार्ज अमाउंट जो है बहुत ही हाई टॉर्क जो है स्टार्टिंग में जनरेट करता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होगा। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण क्या होगा उस सिचुएशन में, अगर हम लोग इस सीरीज़ मोटर को यानी डीसी सीरीज़ मोटर को नो लोड पे स्टार्ट करते हैं यानी बिना लोड लगाए, तो यहाँ पे हमारा आता है रन अवे कंडीशन, ठीक है। यानी डीसी सीरीज़ मोटर के लिए रन अवे कंडीशन जो आएगा ये स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे आता है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग का ईबी का वैल्यू जीरो है, ठीक है। ईबी का वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि ईबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, और एन हमारा स्टार्टिंग में जीरो, तो ईबी भी जीरो। उस बेसिस पे आर्मेचर करंट का वैल्यू स्क्वायर के बेसिस पे बहुत ही हाई हो जाता है। और यहाँ पे शंट मोटर में हमारा जो रन अवे कंडीशन आता है ये रनिंग केस में, यानी जब हमारा मोटर रन कर रहा होता है उस बेसिस पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बेसिस पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, और ये बहुत ही वीवीआई पार्ट है यहाँ पे, इसको आपको माइंड में रखना है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड मोटर, जो कि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड डीसी कंपाउंड मोटर, देखिए ये एक तरह से एक्साइटेशन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा दो मोटर आता है। सबसे पहला है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, और दूसरा आता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, ठीक है। इस एक्साइटेशन में यानी कंपाउंड एक्साइटेशन में हम लोग दोनों एक्साइटेशन यूज़ करते हैं, सीरीज़ एक्साइटेशन भी प्लस शंट एक्साइटेशन भी, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड वाइंडिंग होगा। सबसे पहले शंट में, यानी एक शंट में कनेक्टेड होगा यानी पैरेलल में, और एक हमारा सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए ये मान लेते हैं हमारा एक डीसी मोटर है और इसका ब्रश है, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है आरए, और एक वाइंडिंग में यहाँ पे सीरीज़ में पहले कनेक्ट करता हूँ। ये हमारा हो गया सीरीज़, और एक हमारा होगा शंट। ये हमारा आरएफ हो गया फील्ड रेजिस्टेंस, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देंगे सप्लाई यानी टर्मिनल वोल्टेज हो गया हमारा। इसके अंदर हमारा ईबी है और यहाँ से हमारा सॉफ्ट कपल्ड है, ठीक है। ये हमारा फाई एस सी है यानी सीरीज़ फ्लक्स होगा, और ये हमारा फाई एस एच यानी शंट फ्लक्स होगा। अब देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स है यानी मेन फ्लक्स, या फिर यहाँ पे टोटल फ्लक्स मैं लिखता हूँ। टोटल फ्लक्स में क्या होता है कि जो हमारा सीरीज़ फ्लक्स है प्लस शंट फ्लक्स, यानी दोनों फ्लक्स जो होता है इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा डिफरेंशियली कंपाउंड, इसमें जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा ये हमारा जस्ट अपोजिट होता है। ये हमारा फाई
SH माइनस फाई SC, ठीक है, यानी इसमें माइनस होता है, इसमें ऐड होता है। अब देखिए इसके कारण हमारे मोटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर उसका जो टॉर्क है या फिर स्पीड है उस पर क्या असर होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो अब हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें देखते हैं कि जब हमारा टोटल फ्लक्स, सीरीज़ फ्लक्स और शंट फ्लक्स जब ऐड होता है तो टॉर्क पे क्या असर होता है और स्पीड पे क्या असर होता है और आर्मेचर करंट है उस पर क्या असर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एज्यूम कर लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर है जिसमें फ्लक्स जो होगा दोनों का ऐड होगा, और अभी हम लोग इनिशियल कंडीशन को कंसिडर करके चल रहे हैं। इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब कि अभी हम लोग का जो मोटर है ये स्टार्टिंग हो रहा है, यानी स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, स्पीड यानी साफ्ट का जो स्पीड है ये 0 होगा, N0। अब N0 तो EB यानी बैक EMF भी 0, क्योंकि हमारा जो बैक EMF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए आइए आर्मेचर करंट का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, हम लोग का बिगनिंग टू ग्रो होगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा लेकिन स्मॉल होगा, ठीक है। स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, जस्ट मोटर स्टार्ट हो रहा है। तो इस बेसिस पे हमारा जो यहाँ पे आइए यानी जो आर्मेचर करंट का वैल्यू है इसको अभी मान लेते हैं नेग्लिजिबल 0, ठीक है। यानी यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं कि नो लोड पे, ठीक है, अंडर नो लोड। अंडर नो लोड में आर्मेचर करंट का वैल्यू 0 होगा या फिर नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जैसे ये आई करंट आया, ये आई करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ISH में गया और दूसरा करंट जो है इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन यानी दूसरा करंट हमारा IA है, लेकिन यहाँ पे कोई लोड नहीं है, नो लोड है, तो यहाँ पे IA जो होगा इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब जो ये मशीन है अभी हमारा नो लोड पे ये शंट मोटर की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ शंट फील्ड वाइंडिंग ही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीरीज़ में एक भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में यानी नो लोड कंडीशन में जो हमारा मोटर होता है वो शंट मोटर की तरह काम करता है। शंट मोटर यानी कांस्टेंट स्पीड प्लस कांस्टेंट टॉर्क की तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे सीरीज़ मोटर में, DC सीरीज़ मोटर में स्टार्टिंग कंडीशन में क्या था, हमारा रन अवे कंडीशन आ रहा था, क्योंकि टॉर्क जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA² पे। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं आता है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग केस में ये जो कंपाउंड मोटर है ये हमारा एक तरह से शंट मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। शंट मोटर की तरह काम करता है, यानी जो इसका स्पीड होगा और टॉर्क होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फ्लक्स होगा ये हमारा फाई SH पे काम करेगा मोटर, और फाई SH यानी हमारा शंट मशीन, ठीक है, यानी शंट मोटर की तरह ये काम करेगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे, ठीक है, यानी अंडर लोड कंडीशन। और यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि पहले जो है हमारा जो ये मोटर है जब भी काम करेगा, यानी स्टार्टअप कंडीशन में ये हमेशा शंट मोटर की तरह काम करता है, और धीरे धीरे जब आई का वैल्यू यानी आई जो है ग्रो करेगा, यानी आई का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा ये यहाँ पे करंट आएगा, वैसे वैसे हमारा एक और फ्लक्स जनरेट होगा, यानी फाई SC जनरेट होगा। फाई SC जनरेट होगा यानी जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा ये क्या होगा, फाई SH प्लस फाई SC, ठीक है, यानी दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएगा। फ्लक्स ऐड होगा यानी फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क यानी टॉर्क का भी वैल्यू इंक्रीज़ होगा। टॉर्क का जब वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो इस मोटर के अंदर जो स्पीड होगा ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n, यानी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सबसे बड़ा खासियत है इस कंपाउंड यानी कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर का, कि इसके अंदर कभी भी रन अवे कंडीशन नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मान लेते हैं हमारा फ्लक्स है और ये मान लेते हैं हमारा लोड है, ठीक है। इस पोजीशन पे मान लेते हैं ये नो लोड है हमारा, और इस पोजीशन पे मान लेते हैं हमारा फुल लोड है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में EB का वैल्यू 0, EB का वैल्यू 0 क्योंकि हमारा N का वैल्यू 0, N का वैल्यू और EB का वैल्यू 0, यानी हमारा जो IA होगा, IA का वैल्यू भी हमारा क्या होगा, बिगनिंग टू ग्रो होगा स्टार्टिंग कंडीशन में जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिगनिंग टू ग्रो यानी धीरे धीरे डेवलप होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो मोटर का फ्लक्स होगा ये सिर्फ और सिर्फ शंट फ्लक्स होगा। अब जैसे जैसे हमारा
लोड यानी जैसे जैसे हमारा मोटर जो है पिकअप करेगा उस बेसिस पे हमारा आई ए भी डेवलप होगा, आई ए इंक्रीज़ करेगा तो हमारा एक और फील्ड आएगा यानी 5S सीरीज़ आएगा। 5 सीरीज़ आने के कारण हमारा जो होगा टोटल फ्लक्स दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो हमारा फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। फ्लक्स का वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होगा इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 5SH है, ठीक है, यानी नो लोड पे हमारा 5SH का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। अब मान लेते हैं नो लोड से हम लोग जा रहे हैं फुल लोड की ओर, ठीक है। फुल लोड की ओर जाएंगे तो हमारा ये जो शंट है ये ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि इसमें सीरीज़ फील्ड भी हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आया। अब ये पोजीशन जो होगा यानी यहाँ पे हमारा होगा 5 = 5SH + 5SC, ठीक है, इस पॉइंट पे। यानी यहाँ पे फुल लोड पे हमारा जो होगा ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा ये 5SH + 5SC, ठीक है। इस बेसिस पे हमारा फ्लक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। फ्लक्स स्ट्रांग होगा तो टॉर्क स्ट्रांग हो जाएगा, टॉर्क स्ट्रांग होगा लेकिन हमारा स्पीड जो होगा डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा एक और जो मोटर है डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर। तो डिफरेंशियली के केस में क्या होता है, इसमें हमारा जो फ्लक्स है यानी टोटल फ्लक्स जो होगा नो लोड से लेकर के फुल लोड तक इसमें माइनस होता है, यानी 5SH - 5 सीरीज़। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में यानी जब हम लोग का मोटर स्टार्ट हो रहा होगा उस कंडीशन में ओमेगा यानी स्पीड = 0, स्पीड 0 तो EB = 0, और IA भी जो होगा इस समय हमारा क्या होगा, बिगनिंग टू ग्रो होगा, यानी धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा मोटर क्या करेगा, शंट वाइंडिंग पे काम करेगा, यानी शंट मशीन की तरह, शंट मोटर की तरह काम करेगा ये। अब जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा IA यानी यहाँ पे ये जो IA है यहाँ से हमारा IA भी डेवलप होने लगेगा, यानी आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे लोड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नो लोड से हम लोग फुल लोड की ओर जा रहे हैं तो लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे जो हमारा टोटल फ्लक्स है ये क्या है, 5SH यानी शंट फील्ड माइनस यहाँ पे होता है 5 सीरीज़, ओके। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले अगर 10 वेबर था और सीरीज़ फील्ड के कारण मान लेते हैं 5 वेबर और हो गया, तो इसमें नेट कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 वेबर, ठीक है। यानी यहाँ पे फ्लक्स जो होगा हमारा वीक होगा, ठीक है। यानी नो लोड से फुल लोड तक जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फील्ड जो होगा डिक्रीज़ होगा, फील्ड डिक्रीज़ होगा तो टॉर्क डिक्रीज़ होगा। अब टॉर्क डिक्रीज़ होगा तो हमारा स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्पीड जब बढ़ेगा तो इस मोटर में एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं रन अवे कंडीशन, ठीक है। यानी रन अवे कंडीशन जो होता है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में भी होगा। कब होगा, जब हम लोग नो लोड से फुल लोड की तरफ जाएंगे, उस बेसिस पे हमारा फ्लक्स का वैल्यू कमता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है और फ्लक्स का वैल्यू कमता जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ से डायरेक्टली रिलेशन लगा दीजिए, उतना नहीं समझ में आता है तो फ्लक्स कम तो n का वैल्यू ज़्यादा, और n ज़्यादा यानी वहाँ पर हमारा रन अवे कंडीशन। तो ये था हम लोग का बेसिक कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये होगा हम लोग का स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको रिलेशन पता है, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 × IA, ठीक है। अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्पीड वर्सेस IA के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स से तो मतलब है नहीं, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली फ्लक्स को रिमूव करेंगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बचेगा आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है। अब टॉर्क के बारे में आपको पता है कि टॉर्क जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड पे, तो इस टॉर्क की जगह इतना वैल्यू लिख सकते हैं, यानी 1/n जो होगा ये आ जाएगा IA, ठीक है। यानी अब हम लोग का IA भी आ गया और स्पीड भी आ गया, है ना। लेकिन यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा होगा कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग स्टार्टअप कंडीशन होता है, स्टार्टअप कंडीशन यानी जब हमारा
मोटर जो है शंट मोटर की तरह काम करता है, यानी शंट फील्ड पे काम कर रहा है। शंट फील्ड पे यानी एक पर्टिकुलर स्पीड पे मोटर पहुंच गया होगा, ठीक है, जिस समय हमारा आईए यानी आर्मेचर करंट जो है धीरे 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 ग्रो करेगा। उस बेसिस पे हमारा शंट फील्ड पे मोटर काम कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड को पकड़ लिया होगा। कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे ये 600 आरपीएम पे रन कर रहा है, ठीक है। तो 600 आरपीएम यानी ये स्पीड का ग्राफ है, तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं 600, ये अगर 0 है तो यहाँ पे हमारा 600 होगा। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है, ठीक है, यानी नो लोड से फुल लोड तक मोटर पहुँच रहा है, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होता है इसमें ऐड होता है 5 तो था ही पहले से, प्लस हमारा 5 सीरीज़ भी ऐड होता जाता है क्योंकि आर्मेचर करंट इंक्रीज़ हो रहा है ना। अब आर्मेचर करंट इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्स हमारा बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमारा टॉर्क बढ़ेगा लेकिन हमारा स्पीड यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देर तक ये क्या चलेगा, इस तरह से कांस्टेंट चलेगा। फिर जैसे जैसे हमारा आर्मेचर करंट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ नो लोड टू फुल लोड तक जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच का कम्युलेटिव का। इसी में और भी बता देता हूँ मैं। शंट है तो शंट में क्या होता है, ये फिर से हम लोग यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे, 1/n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईए के, ठीक है। जहाँ पे हमारा शंट मोटर एक कांस्टेंट मशीन है, यानी हमारा जो फ्लक्स होगा ये कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा यानी फील्ड कांस्टेंट होगा, फील्ड कांस्टेंट होगा तो हमारा टॉर्क कांस्टेंट होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा तो हमारा यहाँ पे जो रिलेशन होगा ये इस तरह से, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का, ये थोड़ा सा इस तरह से कांस्टेंट जाएगा, ये शंट का होता है, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ का देखिए, सीरीज़ में क्या होता है, टॉर्क जो होता है टीजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर। अब इस टॉर्क की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/n होगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये रूट चढ़ जाएगा इस पर और ये हो जाएगा आईए, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीरीज़ में हमारा इन्वर्सली यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारा डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल में देखिए, डिफरेंशियल में जो स्पीड का वैल्यू होगा हाई होगा, स्पीड का वैल्यू हाई क्यों होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। टोटल जो फ्लक्स होता है डिफरेंशियल के केस में, ये हमारा क्या होता है 5SH, यानी पहले शंट पे काम कर रहा होगा पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड, यानी यही कांस्टेंट स्पीड होगा हमारा इस केस में भी। उसके बाद जैसे जैसे हमारा आईए इंक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ नो लोड टू फुल लोड की तरफ हमारा मोटर काम कर रहा होगा, नो लोड से फुल लोड जा रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा सीरीज़ फील्ड भी आ रहा होगा, सीरीज़ फील्ड यानी सीरीज़ फ्लक्स भी आ रहा होगा, उसके कारण यहाँ पे माइनस हो रहा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा होगा। फ्लक्स का वैल्यू जब डिक्रीज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग का टॉर्क डिक्रीज़ हो रहा होगा, टॉर्क डिक्रीज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे स्पीड हमारा इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ये हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। और यहाँ पे आर्मेचर करंट का भी वैल्यू इंक्रीज़ होगा। आर्मेचर करंट का वैल्यू क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि टॉर्क बढ़ रहा है, आई मीन लोड बढ़ रहा है, नो लोड से फुल लोड की तरफ जा रहा है तो आर्मेचर करंट हमेशा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये रिलेशन हो गया, ये आर्मेचर करंट भी बढ़ रहा है और हमारा टॉर्क भी बढ़, आई मीन स्पीड भी बढ़ रहा है। इसमें हम लोग का चारों मोटर का हो गया, ये सीरीज़ का है, ठीक है। स्पीड, आर्मेचर करंट और ये हम लोग का जो भी टाइप्स है मोटर का उसका। अब हम लोग देखते हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव का देखते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले कम्युलेटिव को ही लेके चलेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, ठीक है। और इसी ग्राफ में मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, इस बेसिस पे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और वीडियो भी लॉन्ग नहीं होगा। ये है टॉर्क और ये है हमारा आर्मेचर करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड को लेकर चल रहे हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड के बीच में टॉर्क आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 × IA, ठीक है। अब हम लोग को IA चाहिए रिलेशन, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IA पे। अब यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो हमारा टॉर्क होता है, आई मीन आर्मेचर करंट होता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, यानी ग्रो करेगा लोड के हिसाब से, धीरे धीरे नो लोड से जब फुल लोड तक जाएगा मशीन उस बेसिस पे धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, टॉर्क जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के ऊपर। तो यहाँ से सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये जो है ग्राफ ये है कम्युलेटिव का, ठीक है। अब देखिए
अब हम लोग बात करते हैं शंट का। शंट के केस में भी हमारा टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 × IA, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉर्क फिर से निकालेंगे, IA हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये कम्युलेटिव से थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। डाउन क्यों होगा, इसके पीछे रीज़न है, ये हमारा शंट है, ठीक है। अब देखिए डाउन क्यों होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के ऊपर, और यहाँ पे फ्लक्स भी है ना, तो शंट में तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कम्युलेटिव के केस में हमारा फ्लक्स जो होता है, जैसे जैसे हमारा नो लोड से फुल लोड की तरफ जाता है, तो हमारा यहाँ पे ये फ्लक्स स्ट्रांग हो रहा है, फ्लक्स स्ट्रांग यानी इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे हमारा टॉर्क भी इंक्रीज़ होगा। इसलिए शंट मोटर से हमेशा टॉर्क ज़्यादा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, इसलिए इसके बीच में भी स्ट्रेट लाइन होगा, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसका वैल्यू हाई होगा, ठीक है, ये ऊपर होगा। अब है हमारा सीरीज़, ठीक है, तो टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² के ऊपर होता है सीरीज़ के केस में, तो डायरेक्टली स्क्वायर यानी इस तरह से ग्राफ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज़ का। अब आइए डिफरेंशियल में क्या होता है हमारा। डिफरेंशियल में देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में n = 0, स्पीड 0, तो EB = 0। IA जो होगा हमारा स्टार्ट करेगा ग्रो, क्योंकि नो लोड से हम लोग फुल लोड की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो करेगा। उस बेसिस पे ये पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, इस बेसिस पे हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग का यहाँ पे पहले तो मोटर हमारा शंट फील्ड पे काम करेगा, उसके बाद फिर हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा यानी IA बढ़ेगा, उस बेसिस पे माइनस होगा, यानी फील्ड हमारा डिक्रीज़ होगा, फील्ड डिक्रीज़ होगा तो हमारा टॉर्क जो होगा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी टॉर्क जो होगा ये गिरते जाएगा, ठीक है, ये हमारे यहाँ से ये गिरता जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल का। और यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जब हमारा फ्लक्स डाउन होगा, फ्लक्स वीक होता है, तो वहाँ पे टॉर्क वीक हो जाएगा, तो उस बेसिस पे हमारा आर्मेचर करंट इसके बीच में ग्राफ बना। आर्मेचर करंट तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का लोड बढ़ रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है ना, लेकिन हमारा फ्लक्स वीक हो रहा है, तो हमारा टॉर्क कम होगा, इसलिए हम लोग का यहाँ से ये आर्मेचर करंट इस तरह से और खींचेगा आगे, तो ये बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे टॉर्क जो होगा वैल्यू कम तो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का जो लास्ट है ये है स्पीड और टॉर्क के बीच का कर्व। यहाँ पे ये हम लोग का स्पीड हो गया और ये हम लोग का टॉर्क हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव से स्टार्ट करेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर, ठीक है। अब देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड, इसमें हम लोग रिलेशन लगाते हैं, टॉर्क जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क जो होता है स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा ना, इसको इस तरह से दिखाते हैं, स्टार्टिंग में, यहाँ समझिए, स्टार्टिंग में थोड़ा कम, क्योंकि ये अभी शंट पे काम कर रहा है। फिर जैसे जैसे हमारा IA बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सीरीज़ फ्लक्स ऐड होते जाएगा, यानी ये टॉर्क का वैल्यू जो होगा बढ़ते जाएगा, यानी फ्लक्स हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो इस बेसिस पे मैंने दिखाया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि टॉर्क जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले तो मोटर हम लोग का शंट पे काम कर रहा है, यानी शंट फील्ड पे काम कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ लिया होगा मोटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोग का पर्टिकुलर स्पीड पकड़ा हुआ है, ठीक है, यानी इस RPM पे रोटेट कर रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग का आर्मेचर करंट बढ़ेगा यानी 5 टोटल में हमारा 5SH तो था ही पहले से, प्लस इसमें 5 सीरीज़ भी ऐड होगा, तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो टॉर्क इंक्रीज़ होगा, और टॉर्क जहाँ पे इंक्रीज़ होगा यानी टॉर्क जब बढ़ेगा तो हमारा स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मान लेते हैं 5SH पे काम कर रहा था, अब हमारा इंक्रीज़ होगा, तो ये यहाँ पे देखिए ये टॉर्क है और ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड अभी यहाँ पकड़ा हुआ है। अब हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये टॉर्क का वैल्यू बढ़ते जाएगा और स्पीड घटते जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। देखिए इधर टॉर्क बढ़ रहा है तो इधर हमारा स्पीड घट रहा है, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे टॉर्क मान लेते 0 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। 20 पे देखिए तो टॉर्क बढ़ा हुआ है लेकिन स्पीड क्या होगा, घट गया ना यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ग्राफ देखना आना चाहिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये हम लोग का कम्युलेटिव का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल का। तो डिफरेंशियल के केस में क्या होता है,
टॉर्क यहाँ पे भी अगेन टॉर्क जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/n के स्पीड में। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे भी मोटर हमारा शंट पे काम कर रहा होगा, शंट पे कहने का मतलब इस स्पीड पे काम कर रहा होगा, लेकिन जैसे हमारा IA इंक्रीज़ हो रहा है धीरे 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 धीरे, IA इंक्रीज़ हो रहा है यानी 5SE आ रहा है, 5SE आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5SE क्या हुआ, माइनस होगा टोटल फ्लक्स में से 5SH माइनस 5SE, यानी फ्लक्स हमारा वीक हो रहा है। फ्लक्स वीक हो रहा है तो हमारा टॉर्क क्या होगा, डाउन होगा। टॉर्क डाउन होगा तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी स्पीड हमारा इस शंट पे काम कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ, यानी स्पीड हमारा बढ़ेगा और हमारा जो टॉर्क होगा वो कमते जाएगा। ठीक है, तो अभी इस ग्राफ में हम लोग उसको लोकेट नहीं करवा सकते, तो इस बेसिस पे भी आप डिफरेंशियली भूल जाइए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि डिफरेंशियली मोटर जो है हम लोग कभी भी वाउंड नहीं करते, यानी कभी भी डिज़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रन अवे कंडीशन आता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी काम करते हैं तो कम्युलेटिव कंपाउंड में ही काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियली बस हम लोग को पढ़ना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा सीरीज़ है, तो सीरीज़ के केस में आपको पता है कि टॉर्क जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n है। अब टॉर्क की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्वर्सली है, यानी ये हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, ये सीरीज़ का हो गया। और शंट का है तो शंट में आपको पता है कि कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, IA भी कांस्टेंट, IA कांस्टेंट यानी फ्लक्स कांस्टेंट, यानी स्पीड हमारा यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, ये शंट हो गया। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC मोटर। ठीक है, और इसमें और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको मैं लास्ट एक और वीडियो खींचूँगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, उसमें मैं आपको स्पीड कंट्रोल बता दूंगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर, उसका जो टेस्ट करते हैं DC मोटर में वो बता दूंगा। उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन है DC मोटर और DC सीरीज़ मोटर, आई मीन DC मोटर और DC जनरेटर का आज के डेट में, वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उस बेसिस पे हमारा जो DC मशीन होगा ये पूरा थ्योरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ जो आप लोग के हिसाब से आप लोगों का जो डिमांड है उस बेसिस पे बता दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।